हेलो एवरीवन, दिस इज सीएसीएस दीपक अग्रवाल और आज हम लोग सॉल्व करेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट का एमटीपी। तो दोस्तों आप लोग को पता है जैसे कि एमटीपी इज़ वेरी मच नेसेसरी। अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो एमटीपी सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम के पहले। तो उसमें क्या होता है कि आपका रिविजन जो हुआ है, आप आंसर कैसे लिखते हो वो आप लोग को पता चल जाता है। तो आंसर लिखने के लिए, आंसर लिखने का प्रैक्टिस करने के लिए एमटीपी सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि इंस्टीट्यूट ने एमटीपी आपका रिलीज़ कर दिया है। जो आपका सिलेबस जो 2022 का है, नया सिलेबस जो है, उसके लिए एमटीपी आपने इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर दिया है। और जो भी क्वेश्चंस है ना दोस्तों, वो कॉमन टॉपिक है, ओल्ड के लिए भी और न्यू के लिए भी सेम टॉपिक है। कुछ ऐसा नहीं है जो नया सेक्शंस ऐड हुआ है उससे उसके ऊपर टॉपिक नया में उन्होंने पूछा ही नहीं है। एक दो क्वेश्चन पूछा होगा, उसके अलावा कुछ पूछा ही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते, सॉल्व करते हैं अपने एमटीपी को। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे अपना सिलेबस डिवाइड हो रखा है नए सिलेबस के हिसाब से ए, बी, सी एंड डी सेक्शन में। ठीक है, ए, बी, सी एंड डी सेक्शन में, जिसमें ए में है आपका कॉस्ट ऑडिट, बी में है मैनेजमेंट ऑडिट, सी में है इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, एंड डी में है आपका फॉरेंसिक ऑडिट एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, जबकि सेक्शन पहले था ए, बी एंड सी, खाली 3 सेक्शन था। और तो इसमें भी आपका यही क्वेश्चन पूछा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा। दे हैव आस्क्ड लाइक दैट ओनली। फॉर सेक्शन ए 50 मार्क्स दे हैव अलॉटेड एंड फॉर सेक्शन बी 50 मार्क्स दे हैव अलॉटेड। ठीक है, सेक्शन ए में भी 50 मार्क्स, सेक्शन बी में भी 50 मार्क्स। तो सेक्शन ए में आपका खाली कॉस्ट ऑडिट कवर होता है, एंड जो सेक्शन बी है, देखिए जो आपका पार्ट बी बोलते हैं ना, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में उन लोगों ने डिवाइड किया है क्वेश्चन को। ग्रुप बी में उन्होंने ए, ये देखिए बी, सी एंड डी सेक्शन को कर दिया है। ठीक है, देखिए मैनेजमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो ये सिलेबस पता होना बहुत आप लोग को जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। 50 मार्क्स का तो कॉस्ट ऑडिट से ही पूछेगा और बाकी 50 मार्क्स आपका 3 सेक्शन से पूछेगा। उसमें भी डिवाइडेड है, उसमें क्या है 25 मार्क्स का आपका पूछेगा, 25 मार्क्स आपका पूछेगा। 25 मार्क्स दे विल आस्क फ्रॉम मैनेजमेंट ऑडिट, 15 मार्क्स दे विल आस्क फ्रॉम इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक, एंड रिमेनिंग दे विल आस्क फ्रॉम दिस फॉरेंसिक ऑडिट एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दैट इज सेक्शन डी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले देखेंगे आपका ये क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले देखिए आपने को ये करना पड़ता है कि फर्स्ट का जो 15 मिनट्स होता है ना, वो हम लोग को हर समय क्वेश्चन रीड करने के लिए लगाना पड़ता है। एवरी टाइम यू हैव टू डेडिकेट योर 15 मिनट्स, स्टार्टिंग 15 मिनट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले यही होता है, क्वेश्चन पेपर को पहले पूरा रीड करेंगे अपने, मतलब एक एक क्वेश्चंस को रीड करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 1 and 5 आर कंपल्सरी एंड आंसर एनी 2 फ्रॉम रिमेनिंग 3। मतलब 3 में से 2 का करना है आंसर, और उसके बाद फर्स्ट वाला तो आपको क्वेश्चन कंपलसरी है एकदम, वो तो करना ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट वाला क्वेश्चन होता है आपका 10 मार्क्स का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑफ 10 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑफ 10 मार्क्स। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एमसीक्यू अपने सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू क्या होता है, पार्ट ए में भी एमसीक्यू है, पार्ट बी में भी एमसीक्यू है। पार्ट ए में 10 मार्क्स का है, पार्ट बी में भी आपका 10 मार्क्स का है, दैट मींस 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आपने, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर डैश, राइट द प्राइम रीजन रैशनल बिहाइंड सच इंट्रोडक्शन। जैसे कि आप लोग को पता है कि कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956 जो है ना, कंपनीज एक्ट 1956, ये क्या हो गया था, अमेंड हो गया था। दिस एक्ट वाज अमेंडेड, this act was amended in the year 1965। 1965 में अमेंड होके क्या हुआ था कि नया इसमें सेक्शंस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, सेक्शन 233B एंड सेक्शन 233B एंड सेक्शन 209। तो ये 2 सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया था फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। तो कॉस्ट ऑडिट के लिए 233B था एंड कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए आपका ये वाला सेक्शन था, सेक्शन 2091D। ठीक है, सेक्शन 2091D, सेक्शन 2091D। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला जो सेक्शन है, ये आपका देखता था कॉस्ट ऑडिट एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट ऑडिट एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। तो ये इसका आंसर होगा 1965। तो देखेंगे आपका दे दिया 1975, 1949, 1959। तो हर समय याद रखिए 1956 का जो कंपनीज एक्ट है 1956, वो अमेंड हुआ था। दैट एक्ट वाज अमेंडेड इन द ईयर 1965 बाय कंपनीज एक्ट 1965 एंड 2 सेक्शंस वाज इंट्रोड्यूस्ड। सेक्शन 233B was for cost audit and section 2091D was for maintenance of cost record। ठीक है,
233B कॉस्ट ऑडिट एंड 233B फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड। ठीक है, ये दो सेक्शन आपका इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिट के लिए 1965, और अगर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड भी बोलेगा तो भी 1965 ही है। ठीक है, in case of royalty and technical know-how fee is not directly traceable to the cost object, then it can be assigned on the basis of। अब देखिए क्या होता है ना, कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब क्या है ना, कॉस्ट ऑब्जेक्ट मीन्स एनी cost on which the cost can be assigned, on which the cost can be assigned, on which the cost can be assigned, the object on which the cost can be assigned। Suppose you are doing, suppose what are you doing, you are into manufacturing of what, you are into manufacturing of a certain pen। आप कोई पेन बनाते हो, you make pen। तो सपोज इन दिस पेन आपको क्या लगता है ना, 3-4 टाइप का रॉ मटेरियल लगता है। यू रिक्वायर 3-4 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल। सपोज यू रिक्वायर प्लास्टिक, you require lead, and you require ink। So these are all cost object which can be assigned to a particular department। ठीक है, this plastic and all everything can be assigned to raw material department। And suppose you have to do some technical research and development thing, how the pen will look, how the market will look, which market can consume this। So everything can be assigned to a particular cost object। Suppose you are doing research and development, this research and development can be assigned to a cost object, research and development department। It can be directly traceable to that cost object। Suppose you are doing research and development of certain pen which you are manufacturing, you are doing some research and development how the pen will look, how it should, so that the market can accept it। So you are doing the research and development in sales and marketing, and you are doing some research and development in the designing of the pen। So in that case the research and development is a cost object, and on which certain expense you are incurred, certain expense you have incurred। What are the expenses? Suppose you have incurred traveling fees of sales team, or you have incurred certain expenses regarding consumables which can be used in the research and development department। Suppose they are using certain plastics in order to design, you are using certain machines, you are using electricity in that department। It can be directly traceable to the research and development department, and they are saying that this royalty and technical know-how fee is not directly traceable to any of the cost object। In that case, if the cost object is not traceable, in that case you have to look after sales। तो सेल्स के हिसाब से उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। दैट मींस यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट सोल्ड एंड सेल वैल्यू, तीनों के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तीनों के हिसाब से क्यों करना पड़ेगा? ऑल दोज थिंग्स आर रिलेटेड टू सेल्स ओनली, बिकॉज अल्टीमेटली क्या करना है आपको, सेल करना है ना। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट से असाइन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको सेल्स की तरफ जाना पड़ेगा। आप कोई भी कॉस्ट में उसको नहीं डाल सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट प्रोड्यूस के हिसाब से देखना पड़ेगा। फिर यूनिट प्रोड्यूस के हिसाब से आप उसको असाइन कर सकते हो डिफरेंट यूनिट्स में। सपोज आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है और आपने टेक्निकल नो-हाउ में 10,000 रुपया इंकर कर दिया है, तो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, तो दैट मीन्स पर यूनिट कितना हो गया, पर यूनिट 10 हो गया। या फिर आपने प्रोडक्शन कर दिया, या फिर आपने सोल्ड किया, मान लो 100 यूनिट सोल्ड किया है, तो 100 यूनिट्स के हिसाब से, या तो सेल वैल्यू होगा, आपने 1 लाख का सेल कर दिया है, तो परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू आप इसको कर सकते हो। दैट मीन्स तीनों के हिसाब से करना पड़ेगा। इन दैट केस व्हाट यू हैव टू राइट, इन केस रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो-हाउ फी इज नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, देन इट कैन बी असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, यूनिट सोल्ड, सेल वैल्यू। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव, आंसर विल बी डी। ठीक है, सो यू हैव अंडरस्टूड कैसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में। सपोज फर्स्ट वाला आंसर में भी आपको कैसे लिखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑडिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1965 बाय एन अमेंडमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1965 वाज रिप्लेस्ड बाय द कंपनीज एक्ट 1956। 1965 वाज रिप्लेस्ड 1956 was replaced by the Companies Act 1965, and two sections was introduced, section 233B and section 2091D in relation to cost audit and cost maintenance of cost record। ठीक है, तो ये आपका रैशनल होना चाहिए। ठीक है, इन एवरी एमसीक्यू दे आर आस्किंग फॉर रैशनल, बिकॉज 2 मार्क्स का है ना, 1 मार्क्स फॉर व्हाट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो आप राइट आंसर दे रहे हो उसके लिए 1 मार्क्स है, और सेकंड जो है आपका रैशनल के ऊपर है। ठीक है, अब क्या है, सेक्शन
238 of the Companies Act 2013 defines the term dash, which includes an engineer, a valuer, a chartered accountant, a company secretary, a cost accountant, and any other person has the power of authority to issue a certificate in pursuance of the law for the time being in force. अब देखिए यहाँ पे क्या आपका MCQ दिया है, सर्टिफाइड एक्सपर्ट, ऑथराइज सिग्नेटरी, एक्सपर्ट अथॉरिटी एंड एक्सपर्ट। कहीं पे भी है ना, ये तीन का डेफिनेशन नहीं है। एक्सपर्ट और सर्टिफाइड एक्सपर्ट कहीं पे भी नहीं है, ऑथराइज सिग्नेटरी कहीं पे भी नहीं है, सर्टिफाइड एक्सपर्ट अथॉरिटी कहीं पे भी नहीं है। तो दैट मीन्स एक्सपर्ट इज द आंसर। देखिए क्या होता है ना, कंपनीज एक्ट में क्या बोला है ना, 238 में जगह जगह एक्सपर्ट का यूज किया गया है। बिकॉज क्या हुआ है ना, बाय एडवेंट ऑफ वेरियस by development of various law such as Companies Act, Chartered Accountant Act, Company Secretary Act, तो क्या है, ये तीन जो मेन आदमी लोग हैं ना, ये तीन लोग को पावर दे गया है। they can act as an expert in valuation, expert in certifying any cost account statement, expert in certifying any or expert in doing any audit। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग एक्सपर्ट है, ठीक है। तो दैट मीन्स एक्सपर्ट इज द आंसर। और आपको क्या लिखना है, बस ये पूरा आपको कॉपी कर देना है और लास्ट में यहाँ पे एक्सपर्ट लिख देना है। यहाँ सॉरी, ये वाला आंसर है आपका, एक्सपर्ट लिख देना है, ठीक है। तो आंसर विल बी एक्सपर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज ट्रीटेड एज डैश, ब्रीफली जस्टिफाई योर आंसर। तो आप लोगों को पता है ना, दो टाइप का डायरेक्टर होता है, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब जो है ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोग होता है ना, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोग होता है, उन लोग का कॉस्ट क्या है ना, डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है। तो इन लोग को मान लिया जाता है आपका एम्प्लॉय कॉस्ट। लेकिन जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना, उन लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में डाल दिया जाता है। उन लोग का खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में उन लोग का खर्चा डाल दिया जाता है। जी हाँ, उन लोग का खर्चा डाल दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। अब ये क्यों डाल रखते हैं, जो मैनेजर्स लोग होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग होता है, उसमें जो एग्जीक्यूटिव लोग है, जो असली में काम करता है ना, उन लोग का खर्चा क्या होता है, डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है सैलरी से और ये सब से, इसलिए उन लोग का खर्चा डाल दिया जाता है एम्प्लॉइज कॉस्ट में। लेकिन जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोग होता है, जो बेसिकली दे डोंट टेक पार्ट इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दे डोंट टेक पार्ट इन डे टू डे बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली व्हाट दे डू, दे एक्ट एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिकॉज वी आर यूजिंग देयर नेम, दे मे बी कॉल्ड अपॉन सर्टेन बोर्ड मीटिंग्स इन ऑर्डर टू decide certain things where the expertise might be needed। तो इन लोगों का क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा में डाल दिया, बिकॉज दे आर एक्टिंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव, दे आर एडमिनिस्ट्रेटिंग, दे आर यूजिंग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं ये लोग, मतलब एज as a head of the department, they may act as a head of a department and they may act as a figure where we can look up, जिन लोग को हम लोग देख सकते हैं और उन लोग का नॉलेज ले सकते हैं in order to decide certain things, ठीक है। in order to decide certain things we can make use of them, ठीक है। तो these are called administrative overhead। तो आप लोग ऐसे आंसर दे सकते हैं। आंसर आप लोगों को कैसे लिखना पड़ेगा, any salaries, any amount of any remuneration paid to an executive director or a managerial person who managerial person or the executive director sitting on the board of the director are treated as an employee cost, but where the remuneration is paid to non-executive director, it shall not be included in the employees cost, it shall be treated as administrative overhead, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 5 बोला, डैश इज नॉट अ प्री कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बिफोर कंडक्टिंग कॉस्ट ऑडिट। इज नॉट अ प्री कंडीशन बोल रहा है, इट इज अ प्री कंडीशन, ये नहीं बोल रहा है इट इज नॉट अ प्री कंडीशन। सपोज यू आर अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस and you have been appointed to do cost audit of certain manufacturing company, ठीक है। what you shall look into, सबसे पहले what you will see, what is the area, what is an you will first of all see the engagement, what kind of engagement it is, what is your area scope of work, what are the things which you have to look into, whether you have to do what are the key areas that you have to look into, क्या क्या एरिया जो देखना पड़ेगा। सपोज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जा रहे हो, आप देख रहे हो कि वहाँ पे अलग अलग तरीके का सेफ्टी मेजर्स नहीं लिया गया है, कॉस्ट ऑडिट का अच्छा से मतलब कि कॉस्ट असाइन नहीं किया गया, अलग अलग डिपार्टमेंट में कॉस्ट असाइन नहीं किया, एक बड़ा हेड बना दिया गया। सपोज मान लीजिए आपका रॉ मटेरियल का अलग अलग बाई प्रोडक्ट्स है,
फिर उसके बाद जिसको वापस से क्या कर रहे हो आप, प्रोसेस कर रहे हो, वापस से मैन्युफैक्चर कर रहे हो, लेकिन उसके लिए आप कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रहे हो एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉस्ट, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉस्ट मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट एंड अकाउंटेंसी रूल्स आप नहीं मेंटेन कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, इसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकता है। तो ये सारा चीज आप लोग को देखना पड़ेगा। प्लस स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस, स्टैट्यूटरी डेडलाइंस, कितना दिन में आपको कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है, कितना दिन में आपको बोर्ड रिपोर्ट सबमिट करना है, सीजी को रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है, ये सारा चीज आप लोग को देखना पड़ेगा। बट लेकिन कंपटीशन लॉ आप लोग को नहीं देखना पड़ता है, कॉस्ट ऑडिट का परव्यू में ये नहीं आता है। मे बी मैनेजमेंट ऑडिट के परव्यू में आएगा, मैनेजमेंट ऑडिट कर सकता है ये चीज, इंटरनल ऑडिटर के परव्यू में आएगा, लेकिन आपके परव्यू में ये चीज नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये होगा, आंसर इज दिस वन। ठीक है, आंसर इज दिस वन। ठीक है, तो बेसिकली what are the things which the auditor have to understand? ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट, एरिया, नेचर एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, फिर उसके बाद आपका क्या रिपोर्ट कैसे बनेगा, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दे हैव टू सी, एंड स्टैट्यूटरी डेडलाइंस दे हैव टू सी, एंड रिपोर्टिंग पीरियड दे आल्सो दे हैव टू सी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या बोला है ना, यू हैव टू आंसर एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4। 2 क्वेश्चन आंसर करना है आउट ऑफ 4। तो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड पर्पस ऑफ प्रोमलगेटिंग सच स्टैंडर्ड। ठीक है, इट इज सेइंग दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड व्हाट आर द पर्पस। इसको ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है एंड इसका पर्पस क्या था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। सो वी हैव सीन इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वेट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बहुत हैंग हो रहा है ये पीडीएफ। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली एक स्टैंडर्ड है, दीज आर द स्टैंडर्ड्स इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर द हाउ द कॉस्ट अकाउंटेंट आर डूइंग देयर जॉब, हाउ द कॉस्ट अकाउंटेंट आर डूइंग देयर जॉब। बेसिकली these standards are maintained, these standards are in these standards are maintained, made in order to look after verify the correctness of record. Why this cost accounting standards have been made? Verify the correctness of the record. ठीक है, verify the correctness of the record. ठीक है, whether the cost accountant are following the guidelines, whether the cost accounting standards तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे why these cost accounting standards were introduced. Cost accounting standard were introduced basically, number one cost accounting standards क्या चीज के लिए, cost accounting standards are guidelines for the company that specify the cost accounting treatment for various cost elements. ठीक है, various cost elements के लिए treatment they identify. Basically what they do, cost accounting standards are guidelines for the companies or the management of the companies in order to specify the various cost accounting treatment which can be done for various cost element in order for the management to take various decisions, और क्या, और what the cost accounting standards do, cost accounting standards helps to check whether the cost records have been maintained properly or not, whether the cost records have been maintained properly or not.
and consistently, whether cost accounting records have been maintained properly and consistently. So what are the things, why the cost accounting standards have been made? Cost accounting standards have been made in order to, number one, verify the correctness of the cost record. Number two, they these are the guidelines which the management have to follow, or which the company have to follow, in order to identify what are the cost treatments which we have to do for various cost element. Number three, in order to check the consistency, accuracy and completeness of the cost record. And number four, whether the cost accounting whether the cost records of the company are are following the basic principles of cost accounting or not, or whether they are basically they are following cost accounting principles and practices or not. ठीक है, तो ये चार चीज देखना पड़ेगा. नंबर वन क्या देखना पड़ेगा? वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिकॉर्ड. नंबर टू, वेरीफाई द कंसिस्टेंसी. नंबर टू, whether the cost accounting cost records of the company are maintained as per the accounting principles or as per the cost accounting principles and practices or not. Number three, these are the guidelines which are to be followed by the management of the company in order to specify what are the cost treatment which they have to do for various cost elements. Or number four, whether the cost records of the company are in consistence with the are consistent and accurate or not. ठीक है, these four things the cost accountant need to see, cost accounting standards tells. ठीक है. Number two, objective. What are the objectives? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोलता है कि क्या अचीव करना चाहता है? व्हाट आर द बेसिक थिंग्स विच द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टेल्स द कॉस्ट अकाउंटेंट टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच द कॉस्ट अकाउंटेंट शुड डू. तो कॉस्ट अकाउंटेंट, व्हाट द कॉस्ट अकाउंटेंट नीड टू सी? Number one, it is a standardized approach. It is a standardized approach. These are basically what they do. They define certain approach which the cost accounting need to see. Suppose you are doing the cost audit of a manufacturing company. Then cost accounting standards will tell you how to approach towards the cost auditing of a manufacturing concern. ठीक है. Number four, they tell us about certain guidelines which the user have to follow, what they have to do so that they should not undermine the cost accounting institute. So they give certain guidelines for the users which they have to follow. They basically they have to follow certain guidelines in order to achieve whether the cost accounting cost records of the company are as per the rules which have been set up by the set up by the Companies Act or various rules and regulation at that time. And number three, what they do, they specify certain guidelines for the cost accountant to follow. It specifies certain guidelines which the cost accountant should follow in order to they should not do anything that is ethical practices. It specifies the ethical practices, professional competence which the cost accountant need to show in order to achieve their objective. They have to follow certain guidelines. So every cost accountant need to follow these guidelines so that they should not do anything which the cost accounting institute does not say. ठीक है. They have to maintain the professional skepticism, professional attitude. They have to maintain all these things at the time of their engagement. ठीक है. Number four, what it says, computation technique. Suppose you are maintaining the cost records. It helps us to identify what are the techniques which you need to follow in order to identify various cost elements, how to assign the cost elements on the basis of cost object. Everything it specify. Okay, these are the basic standards these are the basic objectives which the cost accounting standards tells us about. ठीक है. Now let's move on to next question.
The following numbers have been obtained from the cost accounting records of Zenith Limited. There is one company which is Zenith Limited which जिसका कॉस्ट रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जिसका कॉस्ट रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या बोलता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स, नेट सेल्स कंपनी का इतना है, अदर इनकम इतना है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव इतना है, रॉ मटेरियल इतना है, डायरेक्ट वेजेस इतना है, और basic types of all the types of overheads are given, and what it wants us to do, the company has requested you to calculate the following parameters as stipulated in part D para 3 of the annexures of the cost audit report under the company's cost record and audit rules 2014 for the year ended 31st March 2022 and 31st March। मतलब दोनों साल का निकालना है आप लोग को, 31st March 2022 एंड 31st March 2021 का, दोनों का निकालना है। क्या क्या निकालना है, वैल्यू एडिशन, अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अर्निंग्स टू द डिफरेंट क्लेमेंट। ठीक है, लेट्स डू इट। तो क्वेश्चन में देख के आप लोग बताएंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या किया हुआ है, नेट सेल्स दिया हुआ है, सबसे पहले नेट सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड दिस पेज इनटू लाइक दिस, ठीक है। नंबर 1 पर्टिकुलर्स, particulars amount, amount। तो what is this is the year 2021-22 and the year 2020-21। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है नेट सेल्स। नेट सेल्स कितना दिया हुआ है, सपोज इसमें हम लोग को क्या निकालना है, वैल्यू एडिशन। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू एडिशन, ठीक है। दिस वॉट एवर आई एम डूइंग इज दिस इज रफ वर्क, आप लोग को बढ़िया नीटली करना है एकदम एग्जाम में, ठीक है। वैल्यू एडिशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, नेट सेल्स। नेट सेल्स कितना दिया हुआ है, नेट सेल्स दिया हुआ है 14,240, ठीक है, 2022 का, और 2021 का दिया हुआ है 11,400, ठीक है। 14,240 एंड 11,400, ठीक है। देन वी विल ऐड, वैल्यू एडिशन निकालने के लिए क्या होता है ना, क्या वैल्यू आपने ऐड किया है कॉस्ट में, मतलब कितना वैल्यू आपने ऐड किया, प्रॉफिट क्या है आपका, तो दैट मीन्स वैल्यू एडिशन, ठीक है। ऐड एक्सपोर्ट इंसेंटिव, आपने जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स अर्न किया है वो आप लोग को इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव है वो इसमें ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऐड करना पड़ेगा आपको
फिनिश गुड में जो एडजस्टमेंट हुआ, इंक्रीज और डिक्रीज इन द फिनिश गुड है ना, वो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। इंक्रीज और डिक्रीज इन द फिनिश गुड, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड है ना, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। डेट मीन्स फिनिश गुड का एडजस्टमेंट जो है, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, उसके हिसाब से ऐड और लेस होगा। यहाँ पे इंक्रीज दिया हुआ है तो ऐड हो जाएगा, नहीं तो डिक्रीज दिया होता तो लेस होता, ठीक है। इंक्रीज दिया हुआ तो ऐड होगा, डिक्रीज दिया हुआ होगा तो लेस होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज ऐड हो जाएगा। तो आपका कितना है, 14,240 प्लस 160 प्लस 60, 14,460, और यहाँ पे आए 11,400 प्लस 120 प्लस 30, 11,550, ठीक है। फिर उसके बाद लेस होगा। लेस क्या होगा आपका, लेस क्या होगा आपका, जितना भी कॉस्ट है, ये प्रॉफिट में अब आपका ऐड हो गया, समझ गए, ये सेल्स में आपका ऐड हो गया। एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो आपका अर्न हुआ है ना, वो भी एक टाइप का इनकम है आपका। और प्लस जो फिनिश गुड में आपने, जो फिनिश गुड्स में आपका क्या इंक्रीज हुआ है ना, वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, तो वो भी आपका इनकम है। तो इसलिए आपका इनकम बढ़ गया। तो आपका इनकम बढ़ने के बाद कॉस्ट डिक्रीज होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, प्रॉफिट आ जाएगा, टोटल वैल्यू एडिशन आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट तब अपने को लेस करना है। तो कॉस्ट में क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ बॉट आउट इनपुट। तो इसमें अपने को क्या लेस करना पड़ेगा, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम अपने को लेस करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है आपका 5280 एंड 4320, 5280 एंड 4320, ठीक है। ये आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। फिर उसके बाद देखिए आपका अंदर में और भी कोई कंज्यूमेबल्स होगा ना, कंज्यूमेबल्स ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स, वो भी लेस हो जाएगा। कंज्यूमेबल्स ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स, वो भी आपका लेस हो जाएगा। कंज्यूमेबल्स ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स आपका क्या है, 480 एंड 420, 480 एंड 420 आपका कंज्यूमेबल्स ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स आपका ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद लेस हो जाएगा। फिर उसके बाद नंबर सी आपका पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल कुछ है, मतलब ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कॉस्ट है, हाँ ठीक है। पावर एंड फ्यूल आपका हो गया 720 एंड 720 एंड 576, ठीक है। नंबर डी अदर ओवरहेड। अब अदर ओवरहेड में क्या क्या चीज आएगा ना, वो आप लोग को देखना है। अदर ओवरहेड में क्या क्या चीज आएगा, अदर ओवरहेड में आएगा, देखिए अदर ओवरहेड में अपने सैलरीज वैलरीज नहीं डालते। सैलरीज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉइज, ठीक है। तो सैलरी वैलरी नहीं डालेंगे, स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं डालेंगे। ये अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है ना, ये डालेंगे अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या हो गया, 1290 एंड 1110। फिर उसके बाद आ जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के बाद आ जाता है आपका अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के बाद आ जाता है, क्वेश्चन में जाएंगे, देखिए ये हम लोग ने नेट सेल्स कंसीडर कर लिया, अदर इनकम कंसीडर कर लिया, एक्सपोर्ट इंसेंटिव कंसीडर कर लिया, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स कंसीडर कर लिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोग ने अभी देख लिया, अभी कंसीडर कर लिया। फिर पावर एंड फ्यूल हम लोग ने कंसीडर कर लिया। फिर उसके बाद स्टोर्स एंड स्पेयर्स हम लोग ने कंसीडर कर लिया। अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हम लोग ने कंसीडर कर लिया। फिर ऑडिट फीस, ऑडिट फीस भी क्या हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट का ऑडिट फीस है, ये हम लोग मानेंगे कि कॉस्ट अकाउंटेंट का ऑडिट फीस है, इसलिए ऑडिट फीस भी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। ऑडिट फीस कितना है, 108 और ऑडिट फीस कितना है, 108 और 90, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या डालेंगे, उसके बाद हम लोग ऑडिट फीस एंड ऑडिट फीस डाल देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या डालेंगे, ऑडिट फीस के बाद हम लोग डालेंगे
अदर ओवरहेड, अदर ओवरहेड डालेंगे, अदर ओवरहेड को कंसिडर करिए, अदर ओवरहेड, अदर ओवरहेड कितना है आपका 780 और 660, 780 एंड 660, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कंसिडर करेंगे 780 एंड 660, फिर उसके बाद हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, हम लोग करेंगे उसके बाद पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग, फिर उसके बाद ये वाला ओवरहेड भी हम लोग कंसिडर करेंगे, पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग के बाद ये वाला ओवरहेड भी हम लोग कंसिडर करेंगे, पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग, फिर उसके बाद हम लोग ये वाला ओवरहेड भी कंसिडर करेंगे। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, अब देखिए, अब आप देखोगे क्या क्या ओवरहेड हम लोग ने कंसिडर कर लिया। नंबर 1 हम लोग ने कंसिडर किया अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना था, दिस प्लस दिस ऑडिट फीस प्लस दिस अदर ओवरहेड, ऑल टाइप्स ऑफ ओवरहेड वी नीड टू कंसिडर। लेकिन जो सैलरी एंड वेजेस है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद होगा, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग जो एम्प्लॉइज लोग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें आएगा वो, ठीक है। जो एम्प्लॉइज लोग को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें वो लोग, उसमें वो आएगा, ठीक है। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस पैकेजिंग एंड ओवरहेड प्लस दिस हो गया। और फिर उसके बाद क्या कंसिडर होगा, ये भी एक टाइप का ओवरहेड है, दिस इज द टाइप ऑफ ओवरहेड, वर्किंग कैपिटल लोन, जो हम लोग करंट वर्किंग कैपिटल लोन्स लेते हैं ना, वो भी आपका ओवरहेड में कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज ये अभी प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, वर्किंग कैपिटल का लोन है, ठीक है। तो कंसिडर करिए, इसको सबको टोटल कर लीजिए आप, एक संग अपने लिख देते हैं, 1290 प्लस 108 प्लस 780 प्लस 60 प्लस 750 प्लस 180, दैट मीन्स 3168, ठीक है, 3168, ठीक है। इसको पूरा को कटा के फिर यहाँ पे ऐसे ही लिख देते 3168, आप लोग बढ़िया से लिखेंगे 3168। और सेकंड वाले का आया, सेकंड वाले का कितना आ रहा है, 1110 प्लस 90 प्लस 660 प्लस 48 प्लस 600 प्लस 150, दैट मीन्स 2658, 2658। तो दैट मीन्स टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट कितना आया 9648 एंड यहां पे आया आपका 7974, दैट मीन्स वैल्यू एडिशन आ गया, वैल्यू एडिशन कितना आया, ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना हो रहा है 14,460 माइनस 9648, दैट मीन्स 4812, और यहां पे कितना आया 11,550 माइनस 7974, 3576। फिर उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे हम लोग, अगर मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो वो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है क्या, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और कोई अदर इनकम है, वो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, वो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, दैट मीन्स अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन, अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये अदर इनकम जो है ना, जो हम लोग ने कंसिडर नहीं किया था, वो अदर इनकम यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, वो अदर इनकम हम लोग को यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। तो अदर इनकम यहाँ पे पकड़ लीजिए, ऐड अदर इनकम, एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो है हम लोग ने अर्न किया, फिनिश गुड इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ कंसीडर करेंगे, और अदर इनकम है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है वो हम लोग को यहाँ कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अदर इनकम क्या है 900 एंड 600, तो क्या गया 4812 प्लस 900 5712, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। $3576 प्लस 600 4176, यहाँ पे आ गया आपका अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स नंबर 1 ये वैल्यू एडिशन हो गया, नंबर 2 आपका ये अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ठीक है, अब अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम ये निकालना पड़ेगा ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू डिफरेंट क्लेमेंट्स। तो डिफरेंट क्लेमेंट्स कौन कौन होगा, नंबर 1 आपका बैंक्स हो सकता है, फिर उसके बाद आपका एम्प्लॉयज लोग हो सकता है, डायरेक्टर लोग हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, टैक्स वैक्स हम लोग जो पे करते हैं ना,
तो ये सब लोग में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, डायरेक्टर लोग में डिस्ट्रीब्यूट होगा। डायरेक्टर लोग में क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, डायरेक्टर लोग में डिस्ट्रीब्यूट होगा सैलरीज एंड रेम्युनरेशन बोल के, और उसके बाद क्या बोल के, यहाँ पे देखिए सैलरीज एंड वेजेस आया ना, सैलरीज एंड वेजेस आ गया। फिर उसके बाद डायरेक्टर्स का भी सैलरी था यहाँ पे, ये देखिए। फिर यहाँ पे हो गया डायरेक्ट वेजेस, सैलरीज, बोनस, ग्रेच्युटी, ये सब आ गया। सैलरी एंड कमीशन टू डायरेक्टर आ गया। तो ये सारा चीज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या चीज होगा, सबसे पहले नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स टू एम्प्लॉय ऑब्लिक डायरेक्टर्स। कितना है एम्प्लॉय ऑब्लिक डायरेक्टर्स का, एम्प्लॉयज ऑब्लिक डायरेक्टर्स का कितना हो गया। नंबर 1 सबसे पहले एम्प्लॉय का बता दो, एम्प्लॉय का कितना है 1428 और 1146, सबको टोटल करके आ गया 1428। कैसे आया 1428, कैसे आया 1320 1320 1320, फिर उसके बाद 1320 प्लस 144, एंड नंबर सी ये। तो डेट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं ना, 1320 प्लस 108 लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका सैलरीज एम्प्लॉइज लोग को, ये एम्प्लॉय का पार्ट हो गया, ये डायरेक्टर लोग का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे एम्प्लॉय लोग का दिखा दो, वहां पे डायरेक्टर लोग का दिखा दो, तो समझ गए। ये देखिए एम्प्लॉइज लोग का हो गया 1320 प्लस ये वाला, दिस वन एंड दिस वन। तो 1320 प्लस 108 डेट मीन्स 1428, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्टर्स का कितना है, डायरेक्टर्स का कितना है 144 एंड 120। तो ठीक है, तो डायरेक्टर्स लोग का आ गया, इन लोग का आ गया, डायरेक्टर्स लोग का कितना आया 1428 प्लस 144, सॉरी एम्प्लॉइज लोग का कितना है 1572, एम्प्लॉइज लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 1146 प्लस 120 1266, एम्प्लॉइज लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर नंबर बी आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा शेयर होल्डर लोग को डिविडेंड, शेयर होल्डर्स लोग को, ठीक है। शेयर होल्डर्स लोग को अपने डिविडेंड जो दे रहे हैं, शेयर होल्डर एज डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो जा रहा है वो कैसे जा रहा है। अब देखिए शेयर होल्डर्स लोग को जो पेमेंट हो रहा है ना यहाँ पे, ये जबरदस्त चीज है, एक बार देखो। शेयर होल्डर लोग को जो पेमेंट हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे शेयर होल्डर्स लोग को पेमेंट हो रहा है 1480 और 810। अब ये क्या है ना, शेयर होल्डर्स लोग को ये जो डिविडेंड पे हो रहा है, इसमें डिविडेंड टैक्स आपका इंक्लूडेड है, इसमें आपका डिविडेंड टैक्स इंक्लूडेड है। अब डिविडेंड टैक्स कितना होता है, डिविडेंड टैक्स कितना होता है आप बताइए, डिविडेंड का टैक्स कितना होता है। डिविडेंड का टैक्स होता है 1480 1480 का 17.5%, 17.5% आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है। अब 17.5% कैसे निकालना पड़ेगा, 1480 डिवाइडेड बाय 117.5 इंटू 17.5, तो 220 आ रहा है। 117.5 डिवाइडेड बाई 1480 डिवाइडेड बाय 117.5 इंटू 17.5 आपका आ जाएगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो यहाँ पे कितना है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 220, और यहाँ पे कितना है 810 डिवाइडेड बाय 117.5 इंटू 17.5, दैट मीन्स 120। तो 120 से लेस हो जाएगा, 1480 माइनस 220 कितना आया 1260 इज डिविडेंड, 1260 इज डिविडेंड। यहाँ पे 1260 डिविडेंड है, और वहाँ पे 810 माइनस 120 690 इज डिविडेंड। तो डेट मीन्स शेयर होल्डर्स में आपका इतना डिस्ट्रीब्यूट हो गया, शेयर होल्डर्स में इतना डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब फिर उसके बाद नंबर सी अपने निकालेंगे, गवर्नमेंट को जो टैक्सेस दिया है ना हम लोग ने वो निकालेंगे। अब गवर्नमेंट को टैक्सेस कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, गवर्नमेंट को टैक्सेस यहाँ पे देखिए 948 एंड 600 प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो कितना हो गया 948 प्लस 220,
और यहाँ पे कितना है 948 प्लस 220 और यहाँ पे क्या है 600 प्लस 120। तो कितना आ गया गवर्नमेंट का 948 प्लस 220 दैट मीन्स 1168 और यहाँ पे कितना है 600 प्लस 120 दैट मीन्स 720। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। तो फिर उसके बाद आप लोग ने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट दिया। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दैट मीन्स इंटरेस्ट एक्सपेंसेस क्या मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन टू फंड प्रोवाइडर्स, जो आप लोग को फंड दे रहे हैं। नंबर 1 क्या होगा इसमें, वर्किंग कैपिटल वाला तो हम लोग ने कंसिडर कर लिया था ना, तो ये दोनों आ जाएगा इसमें लॉन्ग टर्म वाला 270 प्लस 90, 270 प्लस 90, 270 प्लस 90 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 210 प्लस 90। ठीक है, तो 270 प्लस 90 360, 210 प्लस 90 300। अब लास्ट में आ जाएगा कंपनी का रिटेन्ड अर्निंग, मतलब कंपनी जो अपने पास रख लिया, दैट मीन्स सरप्लस, जिसको अपने बोलते हैं सरप्लस। तो सरप्लस क्या होगा, सरप्लस हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई। तो कर लीजिए 5712 माइनस 1572 माइनस 1260 माइनस 1168 माइनस 360। तो कितना आया 1352 और इसमें आएगा 1200। तो ये आ गया टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स। तो ये सेम होना चाहिए 5712 और 4176। ठीक है, इतना इजी सम है। इतना इजी सम में आप लोगों को कितना मार्क्स मिल जाएगा, देखिए 11 मार्क्स मिल जाएगा। दैट मीन्स इसका 4 मार्क्स, इसका 3 मार्क्स और इसका 4 मार्क्स। ठीक है, ये आप सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बैंक्स को, एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को, गवर्नमेंट को और कंपनी को। 5 जन को डिस्ट्रीब्यूट किए ना, ए बी सी डी एंड ई। तो आपका ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। Examine the duties of cost auditor to report fraud as per the relevant provisions of the Companies Act with narratives on objective and purpose it will serve from the perspective of the shareholders। अब देखिए जो फ्रॉड होता है ना, फ्रॉड का मीनिंग क्या होता है, फ्रॉड का मीनिंग क्या होता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, डेलिबरेट मटेरियल मिसस्टेटमेंट विद इंटेंशन टू फ्रॉड, विद एन इंटेंशन टू फ्रॉड। तो आप बेसिकली फ्रॉड कौन कर सकता है, हु कैन डू द फ्रॉड, आइदर द एम्प्लॉइज और द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉइज कर रहा है या फिर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कर रहा है, अगेंस्ट द कंपनी और अगेंस्ट द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी और अगेंस्ट द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। डेट मीन्स क्या हो सकता है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है या कंपनी का जो एम्प्लॉई है, कंपनी का एम्प्लॉई कंपनी के संग विश्वासघात कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, डिफ्रॉड कर रहा है, क्या कर रहा है, विद एन इंटेंशन टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन मटेरियल मिसस्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड इन ऑर्डर टू सप्रेस सर्टेन फ्रॉड, इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज, दैट मीन्स मॉनिटरी एडवांटेज। उसको कुछ होने वाला है, वो कुछ ऐसा फैक्ट है जो बताना चाहिए था नहीं बता रहा है। व्हाट कैन हैपन, बेसिकली कोई कॉस्ट है, कॉस्ट एलिमेंट है जो कि दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहा है, उससे क्या हो जा रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो जा रहा है, प्रॉफिट होने से क्या हो रहा है, शेयर होल्डर्स लोग इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में क्योंकि प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, और बेसिकली वो प्रॉफिट को क्या कर रहा है, लोन उठा ले रहा है, लोन उठा के क्या कर रहा है, कहीं और इन्वेस्ट कर देता है, कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 सबसे पहला स्टेप क्या है, इफ ही आइडेंटिफाई समथिंग लाइक दैट, इफ ही आइडेंटिफाइज, if the cost auditor identifies that the management or employee of the company has conducted any fraud, so and the fraud अगर जो फ्रॉड किया है, कंडक्ट किया है,
and he believes that the fraud is committed against the company, and if he believes that if it is a fraud, कोई material, if there is any misstatement of fact, इसको अच्छा से यहाँ पे दिखा देते हैं, रुकिए. Number 1, cost auditor identifies that there is material misstatement of facts or material representation of fact that is deliberate, leading to fraud, and which is committed by the management of the company, management or employee of the company. So what he can do, he can inform central government, CG. He can inform CG, he can report the matter to the CG within such time as prescribed. Within such time as prescribed. He should report the matter to CG within such matter and time which has been prescribed, in such manner and time which has been prescribed by the central government. ठीक है. नंबर टू क्या होगा? नंबर 2 होगा कि अब क्या हो सकता है ना, मैनेजमेंट क्या बोलेगा कि भैया तुमने तो ये मैटर क्यों दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों बता दिया, अब हम आपको यहाँ से, आपने अपना ये मैटर ड्यूटी ठीक से नहीं किया, हम आपका रिपोर्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट में, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि आप अच्छा तरीके से ड्यूटी करेंगे, ये तो आपने गलत कर दिया. दैट मीन्स इन दैट केस क्या होगा, द ऑडिटर shall not be liable, the auditor shall not be liable to any contravention of the provisions of the act. मतलब उसके ऊपर कोई भी कॉन्ट्रावेंशंस का कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि नहीं तुमने ये प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन किया, कंपनी का इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया. ही इज़ नॉट डूइंग एनी डिस्क्लोजिंग, ही इज़ नॉट डिस्क्लोजिंग एनी अदर थिंग, ही इज़ डिस्क्लोजिंग द फ्रॉड विच इज़ परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. एक्ट में लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन 143 में लिखा हुआ है. सेक्शन 143 का सबसेक्शन 12 में लिखा हुआ है. सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 में लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑडिटर को या ऑडिटर को ये पावर है. It has given the power to the auditor. Auditor has a power to report such matters to the central government, and the auditor shall not be liable to any contravention. कोई contravention of the duty का कोई भी liable नहीं रहेगा, and he has done it in good faith, ये माना जाएगा. He has done it in good faith. And number 3, ऑल दिस प्रोविजंस है ना, ये ऑडिटर बोला हुआ है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 143 में लिखा हुआ है. तो ऑडिटर बोला हुआ है, ऑडिटर का प्रोविजन सब कॉस्ट अकाउंटेंट को अप्लाई होगा. इसका ये प्रोविजन ये बोलता है कि सेक्शन 14 मेकिंग क्लियर दैट प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द कॉस्ट ऑडिटर इन प्रैक्टिस ऑल्सो. कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को भी ये प्रोविजन अप्लाई होगा. दैट मीन्स ये प्रोविजन जो है कॉस्ट अकाउंटेंट को भी अप्लाई होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट जो है उसको अप्लाई होगा ये प्रोविजन. ये कौन सा सेक्शन बोलता है, 143 सबसेक्शन 14, 143 सबसेक्शन 14 बोलता है. ठीक है. अब सेक्शन 4 बोलता है कि फाइन लग जाएगा इसके ऊपर. सेक्शन 15 जो बोलता है, 143(15) बोलता है कि अगर कॉस्ट अकाउंटेंट अगर इस प्रोविजंस को अप्लाई नहीं करेगा, इफ द कॉस्ट अकाउंटेंट डज नॉट फॉलो दीज प्रोविजंस, ही शैल बी लाइबल टू अ फाइन ऑफ ₹25 लाख तक का फाइन चला जाएगा. 1 लाख टू 25 लाख, 1 लाख टू 25 लाख का फाइन लग जाएगा उसके ऊपर, इफ ही डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. ये प्रोविजंस जो भी है वो अप्लाई नहीं करेगा तो उसको मतलब कि कॉन्ट्रावेंशन का उसके ऊपर फाइन लग जाएगा. दैट मीन्स ही हैव टू रिपोर्ट द मैटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट. और उसको क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा, नेचर ऑफ फ्रॉड. उसको करना पड़ेगा नेचर ऑफ फ्रॉड, क्या फ्रॉड था उसको नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन उसको बताना पड़ेगा.
नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा, अमाउंट इन्वॉल्व उसको बताना पड़ेगा, अमाउंट इन्वॉल्व और उसके बाद कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 6 उसको अपना बोर्ड रिपोर्ट में भी ये चीज़ बताना पड़ेगा, बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा, ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको बताना पड़ेगा, और ये बोर्ड रिपोर्ट में भी उसको करना पड़ेगा क्या, नेचर ऑफ फ्रॉड, नंबर 2 अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व एंड स्टेप्स टेकन बाय द कंपनी। अगर स्टेप्स कुछ भी नहीं लिखा है तो बोर्ड रिपोर्ट में अपना लिख देगा कि हम लोग ने ये आइडेंटिफाई किया था मैटर, सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दिया है, और लेकिन बोर्ड ने अभी तक कुछ भी स्टेप्स नहीं लिया है, ठीक है। तो अपना बोर्ड को ये रिपोर्ट, आप लोगों को पता है ना, कॉस्ट अकाउंटेंट अपना रिपोर्ट बोर्ड को देता है, फिर बोर्ड उसके बाद उसको अप्रूव करता है, फिर उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट में वो कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट सबमिट होता है। लेकिन फ्रॉड के केस में एक स्टेप ऐड हो जाता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वो अपना बात बता देगा विद इन सच मैटर एंड टाइम विच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। अगर वो मैटर एंड टाइम में वो अपना वो बात नहीं बोलता है, तब फिर उसके बाद उसको क्या प्रोविजंस लगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात लिख ली 2 डेज के अंदर अंदर में वो बात बताना पड़ेगा। दैट मीन्स 2 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्रॉड, 2 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द फ्रॉड हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय हिम। ठीक है, फिर उसके बाद अब अपने चल जाते हैं नेक्स्ट वाले केस में। The following data is of Pinnacle Star Limited have made the following data of Pinnacle Stars Limited have been made available to you: 2019-20, 2020-21, 21-22. Installed capacity 250, 250, 250. Production capacity 240. That means 240 है, that means 240 divided by 250 कितना है, 96% है यहाँ पे, मतलब 96% पे यहाँ पे कैपेसिटी पे रन कर रहा है प्लांट। 230 डिवाइडेड बाई 250 92% पे रन कर रहा है, और यहाँ पे बहुत कम हो गया 125 डिवाइडेड बाई 250 50% पे रन कर रहा है। तो ये बोल रहा है ना, ये जो 50% है ना, ये पावर कट के कारण हुआ है, एबनॉर्मल के लिए कवर हुआ है। तो एज पर अपना ये जो रूल्स है ना, एज पर अपना जो ये रूल्स है, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स क्या बोलता है, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स क्या बोलता है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल रीजन के कारण कुछ भी अगर अपना लॉस अराइज होता है तो वो कॉस्ट रिकॉर्ड में अपना कंसिडर नहीं करते एट द टाइम ऑफ कॉस्ट ऑडिटिंग, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में अपने ये सारा चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोला कैलकुलेट दी एबनॉर्मल कॉस्ट ड्यू टू पावर कट। ये जो पावर कट हुआ है ना, ये जो 50% लॉस हुआ है, तो एबनॉर्मल लॉस कितना है, नॉर्मल तो जैसे 96% है, 92% हुआ, ये नॉर्मल रीजन के कारण हुआ, लेकिन 92 से सीधा 50% हो गया, तो ये कारण क्या हुआ है, पावर कट के कारण हुआ है। तो पावर कट के कारण कितना लॉस हुआ है ये बताइए, ठीक है। फिर उसके बाद बोले हाउ वुड यू ट्रीट दिस एबनॉर्मल कॉस्ट। अपने एबनॉर्मल कॉस्ट को क्या करेंगे, तो एबनॉर्मल कॉस्ट को क्या करेंगे, एबनॉर्मल कॉस्ट आर नॉट ट्रीटेड, एबनॉर्मल कॉस्ट क्या करना पड़ेगा, ये एबनॉर्मल कॉस्ट क्या करना पड़ेगा, दिस एबनॉर्मल कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, नॉट इंक्लूडेड व्हाइल द कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट। अपने जब कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं ना, कॉस्ट को कंप्यूट करते हैं एज पर कॉस्ट एंड ऑडिट रूल्स, कंपनीज कॉस्ट एंड ऑडिट रूल्स है ना 2014, अपने उसमें नहीं कंसीडर करते हैं, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में अपने इसको नहीं दिखाते हैं, एबनॉर्मल कॉस्ट को अपने दिखा देते हैं, एबनॉर्मल नॉन रेकरिंग कॉस्ट बोल देते हैं इसको, एबनॉर्मल नॉन रेकरिंग कॉस्ट बोल दिया जाता है इसको, ठीक है। अब एबनॉर्मल कॉस्ट कितना इंकर हुआ, इसके लिए अपने को कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, इसको अपने को कंसीडर करना पड़ेगा 3B, ठीक है। इसमें भी अपने को क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैपेसिटी कितना है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 250, 250 एंड 250। प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 240, 230 एंड 125। दैट मीन्स आपका कैपेसिटी कितना है, परसेंटेज कैपेसिटी कितना है, 96, 92 एंड 50%। अब यहाँ पे अपने निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट कितना है, कॉस्ट पर यूनिट कितना है, कॉस्ट पर यूनिट कहाँ सब में दिया हुआ है, 10,000 रुपया,
10,000, 10,770, 16,600। दस 770 और 16,600। ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है ना, यहाँ पे देखिए सम में आपका लिखा हुआ है द पुअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 2021-22 was due to abnormal cut. The increase in cost was due to 5% increase in 2021 and 7%. That means escalation हुआ है. That means 2022, 21, 20 और 21 में क्या हुआ है, 7% escalation हुआ है, और 21, 22 में 5% escalation हुआ, और 21, 22 में 7% हुआ है. That means increase क्या हो गया, बेस ईयर में जो कॉस्ट है वो कितना होगा. अब यहाँ पे जो है ये तो सेम ही है 10,000, यहाँ पे तो बोला हुआ है सब में कि कोई इंक्रीज नहीं हुआ है. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2020-21 में क्या बोल रहा है, 5% इंक्रीज हो गया है. 2020-21 में क्या बोल रहा है, 5% इंक्रीज हो गया है, और 2021-22 में 7%. तो यहाँ पे 5% इंक्रीज हुआ है, तो डेट मीन्स क्या हो गया, 10,770 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 105 कितना आ गया, 10,257. और यहाँ पे हो गया 16,600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 107. डेट मीन्स अगर हम लोग देखते हैं कि कोई एक्सक्लेशन नहीं हुआ है तो उससे कॉस्ट का क्या मतलब है, 15,514. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे. फिक्स कॉस्ट कितना है और वेरिएबल कॉस्ट कितना है ये निकालेंगे. यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है और फिक्स्ड कॉस्ट कितना है. अब यहाँ पे देखेंगे ना, सब में आपका टोटल कॉस्ट निकालना एकदम इजी है. कॉस्ट पर टन दिया हुआ है तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ निकल जाएगा, 10,000 इंटू 240 24 लाख निकल जाएगा. 10,000 इंटू 240 24 लाख निकल जाएगा. टोटल कॉस्ट तो निकल गया, लेकिन फिक्स कितना है, वेरिएबल कितना है, ये निकालना है कि 10,000 में कितना पोर्शन फिक्स्ड है और कितना पोर्शन वेरिएबल है, कितना पोर्शन फिक्स्ड है और कितना पोर्शन वेरिएबल है. तो उसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट यहाँ पे है 10,000 इंटू 240, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस 24 लाख, और यहाँ पे 10,257 इंटू 230 कितना आया, 2359,110. और यहाँ पे 15,514 इंटू 125, इसमें कितना आया 1939,250. ठीक है. अब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट को अगर अपने निकालने जाएंगे कितना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम लोग निकालने जाएंगे यहाँ पे आएगा, अगर वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी. डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी आ जाएगा. अब डिफरेंस इन कॉस्ट यहाँ पे कितना है, 24 लाख माइनस 235, 24 लाख माइनस 2359,110, 2359,110 डिवाइडेड बाय 10. दैट मीन्स 4089 इज वेरिएबल कॉस्ट, 4089 इज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. तो यहाँ पे अपना वेरिएबल कॉस्ट आ गया, दिस माइनस दिस अपने करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा ना. तो वेरिएबल कॉस्ट आ गया 4089, दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस डिफरेंस इन क्वांटिटी. डिफरेंस इन क्वांटिटी कितना है 244, 240 माइनस 230. फिक्स कॉस्ट कितना हो गया 10,000 माइनस 4089, 5911. ठीक है. अब यहां पे भी अपने करेंगे, यहां पे अपने क्या करेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे अपने क्या करेंगे, 2359,110 माइनस 1939,250
डिवाइडेड बाय कितना यूनिट्स है, कितना यूनिट्स है आपका डिफरेंस, 105 यूनिट्स का डिफरेंस है, 105। तो यहाँ पे आया 3,999 और यहाँ पे आया 16,600 माइनस 3,999 15,514 माइनस 3,999 11,515। अब देखेंगे ना एक चीज़ यहाँ पे क्या बोला है, ये जो फिक्स कॉस्ट है ना ये 50% यूटिलाइजेशन का है, ये 50% यूटिलाइजेशन का फिक्स कॉस्ट है। तो आपको अगर 100% यूटिलाइजेशन करना है और ये 96% का है, ये 92% का है, तो फिक्स कॉस्ट अगर बेस ईयर में अपने निकाल रहे हैं, अगर फिक्स्ड कॉस्ट अपने बेस ईयर में निकाल रहे हैं एट 100% कैपेसिटी, तो कितना है 5911 इंटू 240 डिवाइडेड बाई 250, 240 डिवाइडेड बाई 250 क्या हो गया 96%। 5911 इंटू 0.96 कितना आ गया 5675। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कितना रुपया से आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ गया इस ईयर में, 2021-22 में कितना रुपया से फिक्स कॉस्ट बढ़ गया 11,515 माइनस 5675, कितना रुपया से बढ़ गया 5675 माइनस 11,515, दैट मीन्स 5840। टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल एबनॉर्मल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल एबनॉर्मल कॉस्ट 5840 इंटू 125, 5840 into 125, that means 5840 into 125, 7,30,000 is total abnormal cost. That means this amount should not be included at the time of computation of cost for the year of 2021-22 because this cost is due to power cut. That means 50% of the production उसका decrease हो गया due to power cut. Hence the abnormal cost, which is a type of recurring cost, non-recurring cost, should not be included for the purpose of computation of cost record. And accordingly investment क्या होगा, investors लोग को ये देखना पड़ेगा कि ये जो decrease हुआ है it is due to, that means ये total cost जो है ना, ये टोटल कॉस्ट है 19,39,250, इसमें 7,30,000 इज ड्यू टू पावर कट। दैट मीन 7,30,000 डिवाइड करने माइनस करने के बाद आ जाता है 19,39,250 माइनस 7,30,000, दैट मीन्स 1209,250 डिवाइडेड बाई 125। अब इससे आपका निकल जाएगा कि यहाँ पे पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है 9674, विच इज़ वेरी लो कंपेयर टू ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अपना है, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल कॉस्ट क्या हो गया, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड while the computation of cost record, and it should be shown under para 7 of the cost audit report as per the cost accounting standards. And recommend the checklist for auditing sales revenue of manufacturing unit manufactured product बोल रहा है, manufactured product, जो आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया है उसका आप सेल्स रेवेन्यू आपको ऑडिट करना है। सेल्स रेवेन्यू, दैट मीन्स सेल्स रेवेन्यू, जितना रेवेन्यू आया है ना, जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट आपको सोल्ड करके, जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट सोल्ड करके आपका रेवेन्यू आया है वो आपको देखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जितना भी सेल्स जब भी ऑडिट होता है ना, क्या चीज़ देखना होता है, हर समय कॉन्ट्रीब्यूशन को देखना पड़ता है। आप मान लीजिए 3 प्रोडक्ट, यू आर प्रोड्यूसिंग 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, you are selling 3 type of product. In order to check whether किसका contribution बेसी है, whose contribution was more, whether the contribution of product A is more, whether the production contribution of product B is more, whether the contribution of product C is more. So you have to check whether the company is selling high contribution product or selling low contribution product. The company should focus more on selling of high contribution product instead of doing high volume and low contribution. They should do high contribution product with low volume because cost of production will be less and capacity utilization will be less. That means high contribution, selling high contribution product will yield you more profit, So in order to check whether the company is doing
increasing sales of high contribution product or not. Number one, company is doing increasing sales of high contribution product. Number two, the company is selling which category of product, product A और product B and product C, सबका contribution आपको check करना पड़ेगा. You have to check the cost accounting records of cost records of all the three products. सब product का अलग अलग cost record maintain हुआ होगा, तो सब product का अलग अलग आपको contribution check करना पड़ेगा. कितना value addition हुआ है ये आप लोग को check करना पड़ेगा. Number four, आपको देखना पड़ेगा कितना raw material use हुआ है in order to produce different kind of product. Number three, कितना contribution बेसी हुआ है. नंबर फोर, वेदर द सेल्स टीम्स आर वर्किंग टू इन ऑर्डर टू प्रोक्योर द ऑर्डर्स ऑफ हाई कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट और नॉट. ठीक है. और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि कितना कंपनी का प्रोडक्शन क्लोजिंग स्टॉक में कितना कंपनी इन्वेस्ट कर रखा है, कि कंपनी में क्लोजिंग स्टॉक की बेसी है क्या, इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कौन सा प्रोडक्ट का क्लोजिंग स्टॉक बेसी है. ठीक है. बेसिकली कंट्रीब्यूशन को चेक करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये आपको समझ में आया. फिर उसके बाद नंबर बी, analyze the requirement which are to be considered and worked upon and in order to accomplish the objective of cost audit. ठीक है. what are the requirement which are to be considered and worked upon for accomplishing the objective of cost audit. जो आपका ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है, क्या रिक्वायरमेंट रहता है उसको अकम्प्लिश करने के लिए, देखने के लिए, तो आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा. तो सबसे पहले आप लोग को कॉस्ट रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा. यू हैव टू वेरीफाई द कॉस्ट रिकॉर्ड्स. You have to verify the cost record. सबसे पहले you have to verify the cost record. And number two, whether the principles of cost accounting has been followed or not. Costing principles have been followed or not. Costing principles should be followed in order to maintain the cost record. फिर number three, whether the internal controls which have been made for maintaining of cost records by the management have been followed or not, have been strictly followed or not. Number four, whether there is any identification of any errors, frauds or errors in the cost record should be checked. Whether there is any fraud or error which have been committed at the time of preparing of cost accounting record, that needs to be checked. And number four, all the elements of cost have been considered or not. You have to check elements of cost, whether the elements of cost have been allocated to different cost objects or not. Number two, whether the guidelines have been followed, cost accounting standard guidelines have been followed. Number three, every cost element. Number three, whether the management have strictly followed the cost accounting principle. Or number four, the cost accounting principles and practices have been followed or not. Number four, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग जो रिपोर्ट है, इट शुड हाईलाइट ऑल द थिंग्स विच बाय विच द मैनेजमेंट कैन टेक डिसीजन. मतलब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में सारा चीज़ आइडेंटिफाइड है कि नहीं, सारा चीज़ बढ़िया से बताया हुआ है कि नहीं, जिससे कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसानी होगा. Prepare a list of documents for conducting the cost audit and briefly narrate the process to be followed by using the documents listed by you. तो audit documentation का बात हुआ है यहाँ पे. Audit documentation, what are the audit documentation which are to be maintained by the cost accountant? Cost accountant को क्या क्या documentation maintain करके रखना चाहिए, cost accountant को क्या maintain करके रखना चाहिए. The working papers, आपका working papers के बारे में बात हुआ है. तो सबसे पहले जो भी fraud and errors अगर वो डिटेक्ट किया अपने टाइम में, तो उसका सारा बढ़िया से रिटन, उसका बढ़िया से आपका सब चीज़ लिख के रखा हुआ है कि नहीं. नंबर टू, आपका जो एंगेजमेंट है, स्कोप ऑफ द ऑडिट, वो तुम्हारा लिख के रखा हुआ है कि नहीं बढ़िया से. फिर उसके इन्वेंट्री को वैल्यूएशन किया है कि नहीं, फिर उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो किया कि नहीं, सारा चीज़ देखना चाहिए. बेसिकली उसको 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा: रिव्यू, वेरिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग. सबसे पहले रिव्यू, वेरिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग. रिव्यू, verification and reporting, all these things are to be done which have been clearly taught in the class. Review, verification and reporting. अब now question number 5 में आते हैं. Question number 5 basically tells about a company है, Superstar Manufacturing Limited, a listed company, produces a product which comes under non-regulated sector and classified under Custom Tariff Act. The manufacturing process also generates byproduct, waste and scrap. Total turnover of the company is 160 crore. तो बेसिकली क्या होता है ना, ये जो कॉस्ट, बेसिकली क्या है, जो ये आपका कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स है, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स है, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 क्या बोलता है कि अगर कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से बेसी है और जो मेन प्रोडक्ट है कंपनी का, उसका टर्नओवर 35 करोड़ से बेसी है, तो इन दैट केस कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस रूल्स.
that means the company is required to maintain the cost records of that particular product. तो यहाँ पे बेसिकली 3 प्रोडक्ट कंपनी प्रोड्यूस कर रहा है. यहाँ पे मेन प्रोडक्ट जो कंपनी का है उसका 80 करोड़ का टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर 100 करोड़ से बेसी है, और यहाँ पे 80 करोड़ का टर्नओवर है, दैट मीन्स 35 करोड़ से बेसी है. तो दैट मीन्स कंपनी हैज़ टू मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ दिस प्रोडक्ट. और नंबर 2 वेस्ट स्क्रैप है. वेस्ट स्क्रैप का टर्नओवर 30 करोड़ है, उससे कोई मतलब नहीं है. अगर कस्टम टैरिफ एक्ट में भी आता है तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो कस्टम्स एक्ट के हिसाब से आ रहा है टैरिफ में, उससे कॉस्ट अकाउंटेंट को कोई मतलब नहीं है. कॉस्ट अकाउंटेंट डज नॉट वांट टू लुक इनटू व्हाट आपका गुड्स क्या क्लासीफाई हो रहा है, कौन सा हेड में क्लासीफाई हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है. वेस्ट एंड स्क्रैप इज जनरेटेड इन द प्रोडक्शन, इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एंड इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड. ये आपका मैन्युफैक्चरिंग से नहीं हो रहा है, तो डैट मीन्स इसके लिए आपको कोई कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने का दरकार नहीं है एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट ऑडिट एंड अकाउंट्स रूल, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स. फिर उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट इज ऑल्सो जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एंड न्यू प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा है, न्यू प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा है, डैट मीन्स इसके लिए भी कोई आपको जनरेट करना नहीं है. लेकिन अगर ये बाई प्रोडक्ट को वो लोग फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करके एक नया प्रोडक्ट बना देता है, तब उस केस में इसका भी मेंटेन करना पड़ेगा कॉस्ट रिकॉर्ड्स. तो यही आपका रिपोर्ट देना है आपको SSML को. ठीक है, यू हैव टू राइट अ लेटर टू देम, दैट मीन्स ये रूल करना पड़ेगा. सबसे पहले अपना मेन प्रोडक्ट के लिए आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट एंड अकाउंट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014. फिर उसके बाद नंबर 2 वेस्ट एंड स्क्रैप के लिए आपको बोलना पड़ेगा. नंबर 2 वेस्ट एंड स्क्रैप, फॉर वेस्ट एंड स्क्रैप इट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एंड अगर वो कस्टम टैरिफ एक्ट में क्लासीफाई करता भी है क्या नहीं भी करता, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उसका कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने का दरकार नहीं है, बिकॉज वेस्ट एंड स्क्रैप के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता है. नंबर 3 बिकॉज इट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एनीथिंग which is generated during the manufacturing process, it is not your main product, तो उसका टर्नओवर अगर आपका 35 करोड़ से ऊपर है भी कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होता है. फिर सिमिलरली बाई प्रोडक्ट भी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जनरेट हुआ है, तो उससे भी कोई मतलब नहीं है. अगर हाँ, लेकिन बाई प्रोडक्ट को आप फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करके कोई नया प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे हो, तब फिर उसका भी आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा. चलिए अब सेक्शन बी में आ जाते हैं. सेक्शन बी मैनेजमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट. ठीक है, अब इसमें भी सेक्शन ए है, इसमें भी सेक्शन ए है. सेक्शन ए में आपका MCQ है. तो यहाँ पे बात हुआ है सबसे पहले फॉर ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल बाय अ कंपनी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज विच टू बी कंसिडर्ड. तो IT कंट्रोल्स ऑनलाइन ऑडिट, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स में मेन यूज होता है ई-कॉमर्स का. जब भी ई-कॉमर्स का बात हो जाता है तो IT रिलेटेड मैटर्स का बात हो रहा है. तो the internal auditor should check the IT controls of the company, because all the products have been sold by through e-commerce platform, and e-commerce platform का different types of components होता है. तो सारा components में whether good controls have been put into, that is cyber security देखना पड़ेगा. क्लाउड अगर मैनेज हो रहा है तो क्लाउड कंप्यूटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. नंबर 3 आपका फायरवॉल ठीक है कि नहीं कंपनी का, ये सारा चीज़ उसको चेक करना पड़ेगा. On which of the following does scrap value realization depend and why? Scrap realization, scrap वैल्यू में सबसे पहले क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा स्क्रैप यूजफुल है कि नहीं, विच स्क्रैप इज यूजफुल और नॉट. अगर स्क्रैप सेग्रीगेशन नहीं करेंगे आप तो वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा. सपोज मान लीजिए आपका कंपनी में स्क्रैप आ रहा है, केमिकल का भी आ रहा है, आयरन का भी आ रहा है, फिनिश गुड्स का भी जो प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है उसका भी, इसका कॉस्ट, इसका प्राइस बेसी होगा, इसका प्राइस हो सकता है थोड़ा सा बेसी हो, इसका प्राइस कुछ भी नहीं होगा. तो सब प्रोडक्ट का अलग अलग वैल्यू होता है. तो उसके बाद सेग्रीगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. एज इज़ वेरीज में आप बेचेंगे तो क्या होगा, किलो के भाव में सब बिक जाएगा. लेकिन फिनिश गुड्स है, थोड़ा कम डिफेक्टेड प्रोडक्ट है जो आप नहीं सेल कर पा रहे हो मार्केट में, एज अ स्क्रैप बेचोगे तो फिनिश गुड्स का वैल्यू ज़्यादा होगा क्योंकि वो प्रोसेस्ड है. वैसे ही सिमिलरली बाई प्रोडक्ट है, कोई बाई प्रोडक्ट का स्क्रैप है तो उसका वैल्यू अलग है. तो जब सेग्रीगेशन ऑफ स्क्रैप इज नेसेसरी. Which of the following is based on the principle of division of work? Internal control, internal check, internal audit, all of the above. Internal check में क्या होता है, इंटरनल चेक में क्या होता है, यू हैव टू चेक कोई सिंगल आदमी के ऊपर सारा डिपार्टमेंट तो नहीं दे दिया गया. सपोज मान लीजिए अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट के ऊपर ही सारा डिपार्टमेंट, सारा कंट्रोल्स दे दिए गए. ऑल द कंट्रोल्स आर गिवन टू अ सिंगल पर्सन.
तो इंटरनल चेक में ये चीज़ चेक किया जाता है कि ये सारा चीज़ डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं कि नहीं, सेग्रीगेशन ऑफ वर्क कर रहे हैं कि नहीं, हायरार्की मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, डेलीगेशन ऑफ वर्क है कि नहीं। तो ये मेन चीज़ इंटरनल चेक में होता है। इंटरनल कंट्रोल क्या करता है, वेदर द कंट्रोल्स विच हैव बीन मेड बाय द मैनेजमेंट हैज़ बीन फॉलोड और नॉट। इंटरनल कंट्रोल क्या कर सकता है, अलग अलग प्रोसीजर में अलग अलग लेवल्स पे कंट्रोल्स लगाया जा सकता है। मैनेजमेंट के द्वारा क्या किया जा सकता है, मैनेजमेंट के द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जगह में कंट्रोल्स लगाया जा सकता है इन ऑर्डर टू चेक whether certain frauds have been happening or not, whether the process have been followed or not as the process which have been identified by the management। लेकिन इंटरनल चेक क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के ऊपर डिपेंड करता है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी दैट मीन्स डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ पे आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का कौन कौन सा कंपोनेंट है, साइबर सिक्योरिटी का कौन कौन सा कंपोनेंट है, साइबर सिक्योरिटी का कंपोनेंट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस लिए है, अब बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, जो ये साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या यूज़ करता है, इंटरनेट का यूज़ करता है। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या हो गया, जैसे ये आपका जो स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट बल्ब है, स्मार्ट कैमरा है। आप जैसे मान लीजिए कोई कैमरा आप लगाए हैं, ठीक है, जैसे CP+ का मान लीजिए कैमरा लगाए हैं और उसमें क्या हो गया, क्लाउड में सारा डेटा जाता है, क्लाउड में सारा आपका इमेजेस वीडियो सब क्लाउड में स्टोर हो जाता है। तो क्या होता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है ना, तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी रिस्क है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिकॉज इंटरनेट में ही आपका सारा चीज़ मैनेज हो रहा है, क्लाउड में मैनेज हो रहा है, तो ये सारा चीज़ देखना पड़ेगा। नेटवर्क यूजेस क्या हो रहा है, फायरवॉल है कि नहीं है, ये सब साइबर सिक्योरिटी का मैटर है। ये सारा नहीं है, AI अटैक्स ये सब नहीं है, ये उसके बाद का स्टेज है। सबसे पहले आ जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये सारा चीज़ देखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेन एलिमेंट ऑफ परचेजिंग फंक्शन एंड वाई। अब इसमें परचेजिंग फंक्शन का ये कौन सा एलिमेंट नहीं है, ये देखना पड़ेगा। नॉट द मेन एलिमेंट, प्लेसिंग ऑर्डर, रिसीविंग परचेज इनवॉइस, गुड रिसीव्ड, डिसीजन एट ब्रॉड लेवल ऑन वेदर टू इंकर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉट। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंसेस का बात किया जा रहा है और यहाँ पे प्रोक्योरमेंट का बात किया जा रहा है। परचेज डिसीजन क्या होगा, प्लेसिंग ऑर्डर, आप ऑर्डर ठीक से प्लेस कर रहे हो कि नहीं, इनवॉइस ठीक से बन रहा है कि नहीं, गुड्स रिसीव हुआ है कि नहीं, इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे हो गया, दिस इज नॉट द एलिमेंट। सेवन ए में एनर्जी ऑडिट का बता रहा है बात, ठीक है। एनर्जी ऑडिट आप कैसे करेंगे, एनर्जी ऑडिट क्या होता है, जैसे कोई भी प्लांट है, मान लीजिए आप कोई भी प्लांट में गए, आप लोगों को पता है ना यार, कॉस्ट ऑडिट का अगर क्लास होगा ना, कॉस्ट ऑडिट मैनेजमेंट ऑडिट का, आप लोग को एकदम प्रैक्टिकल एकदम पढ़ाया जाएगा। प्रैक्टिकल कैसे पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, आप लोग को ले जाया जाएगा फैक्ट्री में चल जाएंगे साथ में, ऐसा फैक्ट्री में जहाँ पे बहुत सारा कॉस्ट अकाउंटेंट अभी तक कदम नहीं रख पाए। आप लोग सोचिए, कॉस्ट अकाउंटेंट फ्यूचर कॉस्ट अकाउंटेंट है आप लोग को फैक्ट्री में डाल दिया जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, आप लोग को दिखाया जाएगा कि कैसे मैनेजमेंट ऑडिट होता है। आई विल टेक यू टू सर्टेन फैक्ट्रीज में जाके क्लास लेंगे ना, फैक्ट्रीज में जाके ऑनलाइन स्ट्रीम करेंगे तो मजा आ जाएगा, बिकॉज आई एम अलाउड टू visit various factories, I have done audit of several factories, due diligence सब किया है when I was in Big 4, ठीक है। तो इतना दिमाग लगाने का दरकार नहीं, बहुत बढ़िया से एकदम प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाएंगे। सपोज आप कोई प्लांट में जाते हो, अब कोई भी आप प्लांट में जा रहे हो, प्लांट में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल, सेल्स, मार्केटिंग, सिक्योरिटी, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एनर्जी कंज्यूम होता है। सपोज मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में सारा दिन मशीन चलता है, तो वहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होता है। सिमिलरली यहाँ पे आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है, अलग दिन AC चलता है, पूरा दिन AC चलता है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में क्या होता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में CCTV कैमरा चलता है, अलग अलग CCTV कैमरा चलता है, ये सब चलता है, तो वहाँ पे अलग टाइप का एनर्जी कंजम्पशन होता है। तो बेसिकली व्हाट द कॉस्ट अकाउंटेंट डू, कॉस्ट अकाउंटेंट सी वेदर द एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द फैक्ट्री इज एज पर द, मतलब कि एनर्जी सेविंग्स कर रहा है कि नहीं फैक्ट्री, या फिर ऐसे ही एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है। तो ये क्या करता है कि अलग अलग प्रोसेस देता है, एनालाइज करता है, प्रोसेस फॉलो करता है टू सी द टोटल एनर्जी कंजम्पशन ऑफ फैक्ट्री,
और द ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम चेक करता है. व्हाट आर द एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम विच द कंपनी इज फॉलोइंग, वेदर एनी एनर्जी मैनेजमेंट इज देयर और नॉट, वेदर द कंपनी इज, जैसे मान लीजिए एसी चला है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर ध्यान दिया कि नहीं, प्रोक्योर किया है कि नहीं ऐसा चीज़ जिससे अपने एनर्जी को सेव कर सकते हैं. वेदर दे हैज़ बिन प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्टेन मशीन्स विच हैव बिन सर्टेन, हो सकता है ऐसा मशीन बाहर से मंगा ले जहाँ पे कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता हो, ऐसा कुछ मशीन मंगा ले. एनर्जी सेविंग्स है कि नहीं, तो ऐसे एनर्जी सेविंग करने का स्कीम बताएगा. ठीक है, वेरियस स्टेप्स ही नीड टू कंसिडर इन ऑर्डर टू चेक वेदर हाउ ही कैन सेव द एनर्जी, ऑप्टिमाइज कर सकता है कॉस्ट का. पोल्यूशन एनर्जी से जो मशीन के कारण डिफरेंट डिफरेंट पोल्यूशन हो रहा है उसको, वो चीज़ वो चेक कर सकता है. एनर्जी ऑडिट क्या करता है, वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा कंपनी को, कि कंपनी को नया चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं एनर्जी का, उसको नया मशीन प्रोक्योर करना चाहिए कि नहीं, वो करना चाहिए नहीं कि. तो बेसिकली अपने क्या बोल सकते हैं, द एनर्जी ऑडिट हैज़ बीन डिफाइंड एज वेरीफाइंग, मॉनिटरिंग, एनालाइजिंग ऑफ यूज ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग सबमिशन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट कंटेनिंग रिकमेंडेशन ऑफ इंप्रूव्ड एनर्जी एफिशिएंसी विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड एक्शन प्लान टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन. बेसिकली एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा कि जो एनर्जी अभी कंज्यूम हो रहा है, सपोज मान लीजिए पूरा प्लांट का बिल आ रहा है एनर्जी का आपका 5 लाख का महीना का, तो उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, 2 लाख का बिल आए. सबसे पहले एफिशिएंसी क्या हो सकता है, नया प्रोडक्ट अगर अपने लेके आएंगे फैक्ट्री में, नया मशीन लेके आएंगे तो क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, अगर ये पूरा डिपार्टमेंट को दूसरा ऑफिस में शिफ्ट कर देंगे तो क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, टोटल एनर्जी कंजम्पशन कंपनी का क्या है, वो पूरा एक प्लान बना के देना, एक्सेल रिपोर्ट में बना के देना, वो हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटेंट. ठीक है, फिर उसके बाद मेथडोलॉजी क्या होगा, मेथडोलॉजी एक प्रिलिमिनरी फंक्शन करेगा, फिर उसके बाद डिटेल्ड रिपोर्ट निकालेगा. सबसे पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में क्या करेगा, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में चेक करेगा सबसे पहले प्राइमा फेसी उसको क्या क्या दिख रहा है. सबसे पहले प्राइमा फेसी दिख रहा है कि क्या एनर्जी कंजम्पशन हुआ है फैक्ट्री में. नंबर 2 प्रॉपर्ली तुम्हारा सेविंग्स हो रहा है कि नहीं, कहाँ कहाँ पे सेविंग कर सकता है वो बताएगा प्राइमा फेसी. आइडेंटिफाई करेगा कौन कौन सा एरिया जहाँ पे डिटेल डिस्कशन का दरकार है, जहाँ पे डिटेल डिस्कशन मतलब हो सकता है उसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस रिपोर्ट बनाना पड़े, या फिर हो सकता है प्राइमा फेसी दिख रहा है कि एसी पूरा दिन भर चल रहा है, कोई आदमी बैठा हुआ नहीं है, कोई मैनेजमेंट का कोई आदमी नहीं है जो कि एसी स्विच ऑफ ऑन कर सके, या फिर कोई मशीन को डेली चल रहा है लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ज़बरदस्ती मशीन चल रहा है. तो ऐसा करने के लिए एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के हिसाब से मशीन चले. पता चल रहा है मशीन ऐसा ही है, डेली चलना ही पड़ेगा, चलते ही रहना पड़ेगा, उसको रोक नहीं सकते, रोकेंगे तो दिक्कत आ जाएगा. तो मशीन ऐसा लगा के फायदा क्या, जिसको अपने बंद नहीं कर सकते, अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो भी मशीन चल रहा है. तो ये सारा चीज़ में ध्यान लगाना पड़ेगा. डिटेल रिपोर्ट में क्या करेगा, वो पूरा डिटेल रिपोर्ट करेगा, फॉरेंसिक ऑडिट करेगा, एनर्जी ऑडिट करेगा, एनर्जी कंजम्पशन प्लान जनरेट करेगा, क्या टाइम फ्रेम में उसको वो डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कंपनी को एक रिपोर्ट बना के देगा. तो ये 2 रिपोर्ट बनता है, एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनता है, एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनता है. ठीक है, मैनेजमेंट में, ये एनर्जी ऑडिट में. लिस्ट सर्टेन गैप्स विच हैव बीन फाउंड इन द एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट एंड रिकमेंड. अब जैसे क्या गैप मिल सकता है, अगर मान लीजिए आप कोई कंपनी में जाते हैं, आप जैसे कंपनी में आप गए, आप उसको बोल रहे हो कि कंपनी में ये एक्सपेंस को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, तो कंपनी उस एक्सपेंस को फॉलो किया कि नहीं. अब मान लीजिए आप 10 एरिया आइडेंटिफाई किए जहाँ पे अपने एक्सपेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी एक्सपेंस को, तो कंपनी क्या एक्सपेंस और आइडेंटिफाई कैसे उसको रिड्यूस किया, कोई आदमी को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया कि चेक किया कि नहीं किया, बस यही सब चीज़ आपको बताना है. वेदर स्विच ऑन और ऑफ का फैसिलिटी है कि नहीं मशीन में, वही जो मैंने मशीन बताया, मशीन में स्विच ऑन ऑफ फैसिलिटी है कि नहीं, या फिर मशीन चलते ही रहना पड़ेगा, तो आपने मशीन को चेंज करने का स्कीम बैठाया कि नहीं बैठाया. फिर आप देख रहे हैं कि जो आपका मशीन जो यूज़ हो रहा है वो बैटरी ऑपरेटेड है कि इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है. बैटरी ऑपरेटेड है तो बैटरी कितना कंज्यूम हो रहा है, अगर उसको अपने इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करें, अगर बैटरी ऑपरेटेड चीज़ है, अगर अपने उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें तो क्या सेविंग्स होगा. नंबर 4, अगर अपना जो डोर सिक्योरिटी पर्सनल है, सिक्योरिटी पर्सनल जो गेट यूज़ करता है वो मैनुअल गेट है, और उसको अगर इलेक्ट्रिकल गेट में कन्वर्ट करें तो कितना सेविंग्स होता है. सपोज वेमेंट ब्रिज मशीन में वेमेंट ब्रिज लगाया हुआ है फैक्ट्री में, वो मैनुअल लगाया हुआ है, अपने इलेक्ट्रॉनिक करे तो क्या फ़ायदा होगा, अगर मैनुअल करे तो क्या फ़ायदा होगा, कहाँ कहाँ सेंसर लगाना चाहिए. सेंसर लगाने से क्या होगा, मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, सेंसर लगाए मशीन बंद हो गया, तो उससे क्या बेनिफिट हो रहा है. तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा, गैप आइडेंटिफाई करेगा और उसको कॉस्ट आइडेंटिफाई, इसको अपने बढ़िया अपने कर सकते हैं. कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अगर इसका अपने बनाना है, एनर्जी ऑडिट का अगर अपने को रिपोर्ट बनाना है, अपने फैक्ट्री में जा सकते हैं, फैक्ट्री में जाके अलग अलग एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये एकदम ज़बरदस्त तरीका है समझने का. सपोज मान लीजिए भूषण पावर एंड स्टील का फैक्ट्री में हम लोग चले गए, एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसका कॉस्ट ऑडिट होता है, तो उसको अपने देख सकते हैं उसका एनर्जी ऑडिट किस तरीके से होता है, अपने पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट बना सकते हैं. वी कैन विजिट दिस फैक्ट्री, तो ये हम लोग करेंगे अपना क्लास में, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है.
अब यहाँ पे बोला है मैनेजमेंट ऑडिट कंडक्ट करने का क्या बेनिफिट है, तो यहाँ पे आपको यही बनाना है रीजंस फॉर मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट कौन कराता है, मैनेजमेंट कराता है, क्या करता है, वेदर मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट का डिसीजंस है वो ठीक से फॉलो हो रहा है कि नहीं, आदमी लोग ठीक से काम करना है कि नहीं, वेदर दे आर परफॉर्मिंग एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द कंपनी, विजन और मिशन कंपनी का फॉलो हो रहा है कि नहीं, मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस एज पर द विजन और मिशन हो रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ऑडिट का क्या डिसीजन, मैनेजमेंट बढ़िया से अप्रेज हो रहा है कि नहीं, परफॉर्मेंस उन लोग का, जो कंपनी का जो एम्प्लॉय है उन लोग का परफॉर्मेंस के हिसाब से अप्रेजल हो रहा है कि नहीं, परफॉर्मेंस के हिसाब से अप्रेजल हो रहा है कि नहीं, परफॉर्मेंस के हिसाब से अप्रेजल हो रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद अपने क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करेंगे सबसे पहले कि मैनेजमेंट कोई फ्रॉड तो नहीं कंडक्ट कर रहा है, मैनेजमेंट कोई फ्रॉड तो नहीं कंडक्ट कर रहा है। नंबर 2 अपना मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर काम कर रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, बिकॉज क्या होता है कंपनी का क्या होता है, डिफरेंट शेयर होल्डर्स होता है, स्टेक होल्डर्स होता है, तो उसको मैनेजमेंट को उसी डिसीजन उसी के लिए काम करना चाहिए, ठीक है, उसी के लिए आपको काम करना चाहिए, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट क्या कर सकते हैं, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन सेटिंग अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग एंड इफेक्टिव टारगेट, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है मैनेजमेंट को, तो ये मैनेजमेंट ही कराता है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिटर क्या कर सकते हैं, बाहर से भी मंगा सकते हैं या फिर कंपनी का आदमी भी मैनेजमेंट ऑडिट कर सकता है, दोनों चीज़ कर सकता है। मैनेजमेंट ऑडिट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, appropriate and effective implementation of plan, appropriate and effective implementation of plan, whether the implementation of plan is there or not। अब डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, इंटरनल ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का डिफरेंसेस क्या है, इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट का डिफरेंसेस क्या है, इंटरनल ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, इंटरनल ऑडिट कैन बी, इंटरनल ऑडिट मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय अ, internal audit must be performed by an individual who has the eligibility criteria maintain करना पड़ेगा। चीफ इंटरनल ऑडिटर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंपनीज ऑडिट में दिया हुआ है, वो कंपनीज ऑडिट का जो क्राइटेरिया है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट में कोई क्राइटेरिया ऐसा है नहीं, देयर इज नो क्राइटेरिया इन मैनेजमेंट ऑडिट। एंड नंबर 2 क्या होगा, इंटरनल ऑडिटर इज मैंडेटरी बट इट इज नॉट मैंडेटरी, ये ऑब्लिगेशन है कंपनी का और दिस इज नॉट एन ऑब्लिगेशन, मतलब मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी। This is done by the management in order to check the performance of the management of the company, whether the company's का management they are working in the interest of the shareholder or not, and it helps in decision making, and management को decision making में help करता है। और इसके बाद internal audit committee जो होता है, audit committee जो होता है वो इंटरनल ऑडिट को करता है। इंटरनल ऑडिट जो होता है रिपोर्ट करना चाहिए इंटरनल ऑडिट कमेटी को, वाइल मैनेजमेंट ऑडिट किसको रिपोर्ट करेगा, सीओओ को या फिर हाईएस्ट मैनेजमेंट, जो हाईएस्ट मैनेजमेंट है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, हाईएस्ट मैनेजमेंट को। फिर ऑडिट कमेटी प्रिपेयर करता है ऑडिट प्लान, यहाँ पे मैनेजमेंट करता है, यहाँ पे ऑडिट प्लान जो होता है ऑडिट कमेटी बनाता है और यहाँ पे मैनेजमेंट बनाता है ऑडिट प्लान, ठीक है। बेसिकली ये डिफरेंस है, ये मैंडेटरी है, ये नॉन मैंडेटरी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 बोल देगा, कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोल देगा कि यहाँ पे इस तरीके का प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, इस तरीके का प्रोसीजर नहीं फॉलो करना चाहिए, तो वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा इंटरनल ऑडिट में। यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, कुछ भी अपना प्रोसेस मैनेजमेंट बना के मैनेजमेंट ऑडिट कर सकता है। और यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, इंटरनल ऑडिट क्या करना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिट कैन बी परफॉर्म्ड ओनली बाय द इंटरनल ऑडिट, बोथ मैनेजमेंट ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट दोनों आपका इंटरनल कोई भी आदमी परफॉर्म कर सकता है, अंदर का आदमी या बाहर का आदमी। लेकिन ये जो ऑडिट रिपोर्ट है वो ऑडिट कमेटी यहाँ पे बनाता है, यहाँ पे सीईओ या फिर आपका मैनेजमेंट को दिया जा सकता है ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। ऑब्लिगेटरी नॉन ऑडिट, ऑडिट कमेटी, सीईओ, ऑडिट कमेटी बनाता है ऑडिट प्लान, यहाँ पे मैनेजमेंट बनाता है ऑडिट प्लान, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर का क्या डिजायरेबल क्वालिटीज़ है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ विच आर देयर, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उसको पूरा मैनेजमेंट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग का, अलग अलग लॉ का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजरियल फंक्शंस का, सारा मैनेजर में कौन कौन सा रोल है, किस किस का, उसका नॉलेज होना चाहिए। ही शुड हैव द गुड नॉलेज ऑफ ऑल द रूल्स ऑफ ऑल द मैनेजर्स एंड वेरियस SOPs विच द कंपनीज हैव मेड रिगार्डिंग द मैनेजमेंट टू फॉलो। फिर
उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद व्हाट आर द प्रोडक्शन प्रोसेस विच द कंपनी फॉलोज, ही हैज़ टू आइडेंटिफाई दोज, व्हाट आर द इंटरनल कंट्रोल्स विच द कंपनीज हैव मेड, ही हैज़ टू लुक आफ्टर ऑल दीज थिंग्स इन ऑर्डर टू मेंटेन अ रिपोर्ट। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने बात किया था 8 C's का। 8 C's का क्या क्या 8 C's है? क्लैरिटी, कर्टेसी, क्रेडिबिलिटी, कंसिस्टेंसी, कॉम्प्लिटेंसी, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन एंड सर्टिफाइड प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, तो ये 8 C's का जो बात किया था वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट और इन्वायरमेंट ऑडिट रिपोर्ट। इन्वायरमेंट ऑडिट रिपोर्ट के बारे में क्या बोला था? इन्वायरमेंट को देख के हम लोग को सारा काम करना चाहिए। जो कंपनी का कितना कार्बन फुटप्रिंट्स है ये अपने को देखना चाहिए। फिर उसके बाद कंपनी का अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट है कि नहीं, डिस्चार्ज कर रहा है कि नहीं बढ़िया से, वेदर जो डिस्पोज ऑफ कर रहा है कि नहीं, जो तुम्हारा कार्बन जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट हो रहा है वो बढ़िया से कंपनी उसको डिस्पोज ऑफ करना है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग ने अलग अलग टूल्स के बारे में बात किया था, वो टूल्स हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट, फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट जैसे अपने डॉक्यूमेंटेशन करेंगे बढ़िया से, फिर उसके बाद अपने सिस्टमेटिकली प्लान करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट में, वो अपने असेसमेंट करेंगे। फिर मैनेजमेंट टूल देखेंगे कि कौन सा मैनेजमेंट टूल है, क्या फॉलो कर रहा है कंपनी इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द एरियाज विच द कंपनी हैज़ टू सीक वेयर देयर इज एन एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क। फिर उसके बाद पीरियोडिकली रिव्यू करेंगे, पीरियोडिकली। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन करेंगे। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस देखेंगे कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रहा है एनवायरमेंटली। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बताया, रूम सेल्स एंड कैश कलेक्शन। रूम सेल्स एंड कैश कलेक्शन ये सेक्शन सी है। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन है, उसमें बोला है 2 में से 1 करने के लिए। ठीक है, एक तो पहले ये वाला बोला है और एक ये वाला बोला है, दोनों आपका एक ये होटल के बारे में बोला है। होटल में बोला है कि आपका रूम टैरिफ है, बुकिंग है, फ्रंट ऑफिस है, फिर उसके बाद बिलिंग डेस्क है। तो इसमें होटल का ऑडिट कैसे करना है ये बताया, रेस्टोरेंट का होटल का ऑडिट कैसे कर रहा है ये बताया। तो यहाँ पे होटल का कैसे ऑडिट करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट वेरिफिकेशन करेंगे कि कैसे अपना जो कैश रजिस्टर है, जो अपना कलेक्शन हो रहा है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, कैश में कलेक्शन हो रहा है कि ऑनलाइन कलेक्शन हो रहा है, क्या ऑक्यूपेंसी के हिसाब से मेंटेन करेंगे कि वेदर ऑक्यूपेंसी मेंटेन हो रहा है कि नहीं। रिसिप्ट एंड पेमेंट का सबसे पहले ऑडिट करेंगे ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट का ऑडिट करेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट समझ गए, होटल में जो रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है वो क्या होता है, रूम टैरिफ का होता है। तो रूम टैरिफ का जो कलेक्शन हो रहा है वो एज पर द चार्ट है कि नहीं, जो कंपनी जो चार्ट बनाया है, कोई डिस्काउंट दिया हुआ है, एक्सॉर्बिएंट डिस्काउंट दिया हुआ है कि नहीं, जो कंपनी जो डिस्काउंट फॉलो करता है वो फॉलो करके क्या कि नहीं। जैसे कंपनी का पॉलिसी है मॉनसून में अपने 80% डिस्काउंट देंगे, विंटर में अपने 50% डिस्काउंट देंगे, और समर में हम लोग क्या करेंगे, जो रेट है उसका 120% चार्ज करेंगे, बाकी बहुत ज़्यादा समर हॉलीडेज रहता है बच्चा लोग का, तो वो चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद रिसिप्ट अपना देखना पड़ेगा, जो रिसिप्ट है उसका पर्टिकुलर रिसिप्ट है कि नहीं, जितना भी अपने पेमेंट मिल रहा है उसका रिसिप्ट है कि नहीं, बिल वाइज सब ट्रैकिंग करे जाएंगे। जो पेमेंट आया है उसको बिल वाइज ट्रैकिंग करेंगे कि वेदर बिल वाइज द कंपनी हैज फॉलोड द बिल और नॉट, फॉलोड दैट प्रोसेस और नॉट, सबका बिल जनरेशन हुआ है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई रूम सर्विस हुआ है तो रूम सर्विस का प्रॉपर्ली बिल जनरेशन हुआ है कि नहीं, या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज तो नहीं दे दिया गया अलग अलग गेस्ट को, तो ये सारा चीज़ करेंगे। और उसके बाद स्पेशल रिक्वेस्ट है, अगर कोई मान लीजिए कोई आदमी आया है, कोई स्पेशल रिक्वेस्ट, एक्स्ट्रा बेड दे दीजिए, ये दे दीजिए, तो उसको बढ़िया से लेट डाउन किया हुआ है कि नहीं, परमिशन लिया हुआ है कि नहीं मैनेजमेंट से। ठीक है, और जो पेमेंट आया हुआ है वो डेबिट कार्ड से आया हुआ है कि क्रेडिट कार्ड से आया हुआ है, ये चीज़ चेक करेंगे। रूम चार्ज, जो एक्स्ट्रा रूम चार्ज किया हुआ है वो रजिस्टर में लिखा हुआ है कि नहीं, या फिर ऐसे ही चार्ज कर दिया गया। कंपनी का जो पॉलिसीज़ है वो फॉलो किया हुआ है कि नहीं। फिर नंबर 2 अपने स्टॉक ऑडिट करेंगे। स्टॉक ऑडिट समझ गए, स्टॉक ऑडिट क्या हो गया, इन लोग का होटल्स का क्या स्टॉक होता है। देखिए आप होटल में एक फ्रीज होता है, मिनी बार होता है, मिनी बार में जितना भी स्टॉक होता है वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है कि नहीं, या फिर होटल रूम गेस्ट लोग खा ले रहा है लेकिन ये लोग बिल नहीं कर रहा है, वो चीज़ चेक करना पड़ेगा। नंबर 2 जितना भी पिलोज है, फिर उसके बाद बेड्स है, जितना भी फर्नीचर है, सब देखना पड़ेगा कि उसका प्रॉपर्ली ऑडिट हो रहा है कि नहीं, या फिर कोई स्टाफ आ रहा है वही उठा के ले जा रहा है लिनेंस को, उसके बाद टावल्स को, ये सब उठा के ले जा रहा है, टॉयलेटरीज है, वो सारा चीज़ को कंपनी को चेक करना पड़ेगा, वो सारा चीज़ हम लोग को चेक करना पड़ेगा। जो स्टोर कीपर है, फूड प्रोसेसिंग है, फूड का ऑडिट हो रहा है कि नहीं, जितना भी स्टॉक्स आ रहा है उसके हिसाब से खाना बन के डिपार्टमेंट गवर्नमेंट उसके पास जा रहा है कि नहीं, वेस्टेज हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ देखना पड़ेगा कि वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा, जितना भी चीज़ है उसको अपने को फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद नंबर 3 मॉक डिस्कशन हो रहा है कि नहीं। मॉक डिस्कशन मतलब प्रॉपर्ली डिस्कस हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए जितना भी स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उन लोग को सारा प्रोसेस जो रूल्स है वो बताया जा रहा है कि नहीं, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कंपनी का जो सेल्स है वो इस हिसाब से होगा, कंपनी का जो स्टॉक है इस हिसाब से कीप किया जाएगा, कंपनी का जो रजिस्टर है ऐसे मेंटेन किया जाएगा, ये सारा चीज़ अपने कर रहे कि नहीं। ठीक है, ये सारा चीज़ अपने कर रहे कि नहीं। फिर उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप डिस्कशन करिए क्वालिटी हेड के संग
आप क्वालिटी हेड के संग डिस्कशन करिए कि वेदर ये जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो मेंटेन्ड हो रहा है कि नहीं ढंग से। तो आप उसको जैसे एक नॉर्मल दो आदमी के बीच में कन्वर्सेशन होता है ना, वैसे आप इसको कन्वर्सेशन करके क्यूसी हेड और आपका क्यूसी हेड और ऑडिट टीम, आप बताओ कि क्या एरिया आइडेंटिफाई हुआ है, इसको एरिया आइडेंटिफाइड, और इसका ये आंसर करेगा और फिर ये अपना कंसर्न्स बताएगा और ये इसका आंसर करेगा। ठीक है, ये ऐसे करके डिस्कशन फॉर्मेट में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो होप आप लोग को ये समझ में आया होगा क्लास, और आप लोग को ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये आप जो पूरा मॉक टेस्ट पेपर है वो बढ़िया से लिखिए और देखिए कि टाइम मैनेजमेंट आप कर पा रहे हैं कि नहीं एग्जाम में। टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ की टू दिस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।